हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गायत्री यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। स्टूडेंट्स, हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पेपर कर रहे हैं और आज जो टॉपिक उसमें हमने लिया है वो है राजनीतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्व, रोल ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स इन एमर्जेंस ऑफ स्टेट्स। आज जो फिजिकल एलिमेंट जिस पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं वो है लोकेशन या स्थिति। पहले हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। प्राकृतिक तत्वों का राज्य के विकास एवं शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। ये आपको सबको ही पता है कि कोई भी राज्य है उसकी विकास और उसकी शक्ति उसके फिजिकल एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। राजनीतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्वों का प्राथमिक महत्व है। प्राकृतिक तत्वों के अंतर्गत निम्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि निम्न तथ्यों का अध्ययन हमको इस टॉपिक के अंदर करना है। तो वे सारे तथ्य हैं किसी भी राज्य मतलब किसी भी देश, नेशन, किसी भी राज्य, देश या नेशन की स्थिति, उसका विस्तार, उसका आकार, उस देश की जलवायु, उसका धरातल एवं सागर एवं महासागर जो उस देश को घेरे हुए हैं। आज हमारा एम्फेसिस सिर्फ स्थिति पर है। स्थिति के बारे में ही पढ़ेंगे आज। स्थिति एक अति महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य है जो निरंतर एक राज्य अथवा राजनीतिक इकाई को प्रभावित करती रहती है। भौगोलिक स्थिति को हम स्टूडेंट्स 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली है उसके अक्षांश एवं देशांतर। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के संदर्भ में स्थिति, इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन या ज्योतिषीय स्थिति कहते हैं। दूसरा है जल एवं स्थल के संदर्भ में स्थिति, मैरिटाइम एंड कॉन्टिनेंटल लोकेशन। जिस भी देश की हम बात कर रहे हैं उसकी लोकेशन किस प्रकार की है। मैरिटाइम है यानी क्या वो महासागरों से घिरा हुआ है, चारों ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से घिरा हुआ है, उसकी कोस्टलाइन कितनी लंबी है। और कॉन्टिनेंटल लोकेशन, क्या वो लैंडलॉक्ड है या उसका अधिकतम भाग जमीन से घिरा हुआ है, भूमि से घिरा हुआ है। और स्थिति में जो तीसरा तथ्य है वो है निकटवर्ती देशों के संदर्भ में स्थिति, जिसको हम विसिनल लोकेशन कहते हैं। यानी वो कौन से देशों से घिरा हुआ है, उसके पड़ोसी देश कौन से हैं। और फिर बाद में जब हम संबंधों के बारे में पढ़ते हैं तो उन पड़ोसी देशों से उसके संबंध किस प्रकार के हैं, किन किन देशों से वो अपनी सीमा को शेयर करता है, अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो स्थिति में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज्योतिषीय स्थिति या एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन मानी लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल लोकेशन। आपको पता है संपूर्ण विश्व अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल से आवृत है। अतः सर्वप्रथम स्थिति प्रदर्शित करने के लिए अक्षांश एवं देशांतर की सहायता ली जाती है। इस प्रकार वर्णित स्थिति से तुरंत ही विश्व के मानचित्र पर राज्य की स्थिति का भान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया को लेते हैं। इंडिया 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्वी अक्षांश देशांतर के मध्य स्थित है। ये मैंने इसको राउंड ऑफ किया है, 8 डिग्री कुछ मिनट है ये, लेकिन 8 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ और 68 डिग्री से 97 डिग्रीज ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स के बीच में ये स्थित है। इस प्रकार हम सबसे पहले किसी भी देश की जब स्थिति देखते हैं तो हम उसकी लैटिट्यूडिनल और लॉन्जिट्यूडिनल पोजीशन देखते हैं। किसी भी देश की स्थिति वर्णित करने से राज्य की गोलार्ध में स्थिति ज्ञात हो जाती है कि वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। साथ ही जलवायु एवं समय निर्धारण में भी सहायता मिलती है। प्रारंभिक विचारकों ने इसको अधिक महत्व दिया है तथा उन्होंने राज्य की शक्ति, मानव क्षमता आदि का स्थिति से संबंध व्यक्त किया है। उष्ण जलवायु एवं ध्रुवीय जलवायु मानव विकास एवं क्षमता के लिए उपयुक्त नहीं होती तथा मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण जलवायु सर्वोत्तम होती है। उष्ण जलवायु माने इक्वेटोरियल रीजन, वहां पर इतनी गर्मी होती है कि वो विकास के लिए हेल्पफुल नहीं है। इसी तरह से यदि हम शीत जलवायु या ध्रुवीय जलवायु को देखें तो वहाँ पर पोलर रीजन्स में इतनी आइस रहती है, इतनी बर्फ रहती है कि वहाँ पर कृषि संभव नहीं है
और इसलिए विकास की संभावनाएं वहां पर शुरू से कम रही हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि स्थिति जलवायु को नियंत्रित करती है तथा जलवायु अन्य आर्थिक एवं मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, या उनको यूं कह सकते हैं, उनको दिशा देते हैं। ज्योतिषीय स्थिति के बाद दूसरी स्थिति में जो दूसरा तथ्य है वो है सामुद्रिक एवं स्थलीय स्थिति। समुद्र और स्थल से संबंधित स्थिति राज्य के आर्थिक एवं राजनीतिक स्वरूप को अत्यधिक प्रभावित करती है। जो राज्य समुद्र तट से घिरे हुए हैं उनको समुद्रिक कहा जाता है। इसके विपरीत जिनका समुद्र से कोई संबंध नहीं है उनको स्थलीय अथवा महाद्वीपीय कहते हैं। इस तथ्य को सामान्यतया स्थलीय सीमा की लंबाई एवं जलीय सीमा की लंबाई के अनुपात द्वारा स्पष्ट किया जाता है। यदि हम किसी भी देश की लोकेशन को देखना चाहें कि उसकी मैरीटाइम लोकेशन कितनी है, जितनी लंबी उसकी कोस्ट लाइन या उसकी जलीय सीमा है उतनी ही उसकी मैरीटाइम लोकेशन है, उतना ही उसको पोर्ट्स और आवाजाही के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए समुद्र मिलता है। और जो भाग जमीन से घिरे हुए होते हैं उनको ये एडवांटेज नहीं मिलता। यदि भी सीमाओं की प्रकृति के कारण इसमें भिन्नता आ जाती है, जैसे रूस की समुद्री सीमा अत्यधिक लंबी है किंतु वह आर्कटिक महासागर के सहारे है जो वर्ष भर जमा रहता है, अतः यह सीमा सामुद्रिक होते हुए भी अधिक उपयोगी नहीं है। तो हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि समुद्र ऐसा हो जो पूरे साल कोस्टलाइन खुली रहे, यानी बर्फ से घिरी ना रहे, जो कि आवाजाही के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसमें कुछ फायदा हो। सामुद्रिक सीमाओं के निम्नांकित विविध स्वरूप दृष्टिगत होते हैं। एक सागरीय स्थिति, जिन देशों का तट एक सागर अथवा महासागर से संबंधित होता है उनकी एक सागरीय स्थिति होती है। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में इस प्रकार की स्थिति वाले देश अधिक हैं। यहाँ तक कि ब्राजील एक बहुत विशाल देश है, विशाल आकार वाला देश होते हुए भी वो एक सागरीय स्थिति रखता है, यानी उसकी पूरी की पूरी जो मैरीटाइम सीमा है या पूरी की पूरी उसकी जलीय सीमा है वो अटलांटिक महासागर से में ही है। यूरोप में अनेक सागर होने के कारण केवल बेल्जियम, नीदरलैंड, अल्बानिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया और बुल्गारिया ही एक सागरीय स्थिति रखते हैं। एशिया महाद्वीप के थाईलैंड, म्यांमार, ईरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक सागरीय स्थिति रखते हैं, यानी एक ही सागर के अंदर वो उनकी सीमा है और वो एक ही सागर में प्रवेश कर सकते हैं। अब हम दो सागरीय स्थिति वाले देश देखते हैं। यह स्थिति अनेक स्वरूपों में दृष्टिगोचर होती है। प्रथम प्रायद्वीपीय स्थिति, जैसे कि इटली, स्पेन, ग्रीस, भारत आदि की है। द्वितीय, दो प्रमुख साधनों अथवा महासागरों के मिलन स्थल पर, जैसे चिली, मिस्र, मोरक्को, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका आदि। एवं तृतीय, एक राज्य के पृथक पृथक स्थित होने के कारण, जिसका उदाहरण बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तान था। तो एक सागरीय स्थिति और दो सागरीय स्थिति हमने देख ली, जिनमें कि ऐसे देश हैं जो सिर्फ एक सागर से घिरे हुए हैं या दो सागर से घिरे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स, कुछ देश ऐसे भी हैं जो बहुत से सागरों से घिरे हुए हैं। बहुसागरीय और द्वितीय स्थिति। बहुसागरीय स्थिति पूर्व सोवियत संघ की है, किंतु इसका विस्तार इतना अधिक है, सागर का ये प्रभाव बहुत कम है और महाद्वीपीय प्रभाव अधिक है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया यद्यपि चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, फिर भी महाद्वीप है, द्वीप नहीं है, क्योंकि उसका सामुद्रिक प्रभाव अति सीमित है। उसका लैंड इतना ज्यादा है कि उसका जो केंद्रीय भाग है भूमि का वो महासागरों से बहुत दूर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका सामुद्रिक प्रभाव अति सीमित है। सामुद्रिक प्रभाव अधिकतम होता है कुछ देशों में, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, जापान आदि की स्थिति से दृष्टिगत होता है। अब हम देखते हैं महाद्वीपीय स्थिति या कॉन्टिनेंटल लोकेशन क्या है। आपको पता ही है, कॉन्टिनेंटल लोकेशन माने वो लैंड मासेस या वो देश जो कि ज्यादातर जिनकी सीमा दूसरे देशों से लगती हुई है, यानी उनको मैरीटाइम एक्सेस नहीं है या समुद्र उनके पास नहीं है।
इस प्रकार की स्थिति से तात्पर्य ऐसी स्थिति है जिसका सागरीय तट से कोई संबंध न हो। इसी कारण इसे स्थल आवृत स्थिति या लैंड लॉक्ड लोकेशन एवं आंतरिक स्थिति या इंटीरियर लोकेशन के नाम से भी जाना जाता है। आंतरिक स्थिति का प्राचीन काल में अधिक महत्व था क्योंकि वहां तक शत्रु नहीं पहुंच सकता था। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए मैकेंडर ने हृदय क्षेत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया। इसका प्रमुख आधार आंतरिक राज्य अथवा प्रदेशों को उपलब्ध गहराई की सुरक्षा, डिफेंस इन डेप्थ का विचार था। यानी जितना गहराई में, जमीन से जितना गहराई में, जितना अंदर शहर बसे हुए हैं या मानवता बसी हुई है, उतना ही वो सेफ है, शत्रु उतना ही उन पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। यद्यपि परिवहन के साधनों के विकास एवं दूर से मार करने वाले अस्त्रों के विकास ने इस परिकल्पना को अब निराधार बना दिया है। आज इतनी एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी है कि वो मिसाइल्स कितनी भी इंटीरियर लोकेशन हो, लैंडलॉक लोकेशन हो, वहां पर मिसाइल को डाल सकते हैं और कुछ भी विनाश कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थल आवृत राज्य वर्तमान समय में अनेक समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, जिनमें प्रमुख है सागर से संपर्क, जिसके प्रभाव में राज्य का व्यापार कुंठित हो जाता है। बोलिविया, पैराग्वे, स्विट्जरलैंड, चेकोस्लोवाकिया, नेपाल, अफगानिस्तान आदि इस प्रकार के राज्य हैं। इन राज्यों की सामुद्रिक सीमा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आवाजाही के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए इनको दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और इसलिए इनका व्यापार काफी कुंठित हो जाता है। समीपवर्ती देशों के संदर्भ में स्थिति। इस प्रकार की स्थिति में राज्य के समीप स्थित देशों की संख्या एवं प्रकार का वर्णन किया जाता है। अर्थात पड़ोसी देश शक्तिशाली हैं अथवा कमजोर, अधिक जनसंख्या वाले या अल्प जनसंख्या के, विकसित अथवा विकासशील आदि। वास्तव में इससे राज्य की सापेक्षिक स्थिति का ज्ञान होता है। सापेक्षिक स्थिति का राज्य की रक्षा पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यदि समीप के राज्यों से संबंध मित्रतापूर्ण है तो आपसी सहयोग एवं विकास होगा। उदाहरण के लिए हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को लेंगे, जो कि हमसे हमारी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। नेपाल और भूटान से पूर्व में या अब तक हम कह सकते हैं हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे, इसलिए उन बाउंड्रीज के ऊपर हमारा आपसी युद्ध नहीं होता था। लेकिन पाकिस्तान की बाउंड्री के ऊपर भारत को निरंतर प्रयास करने रहते हैं कि वो अपनी बाउंड्री को सुरक्षित रख सके। यदि यह संबंध शत्रुतापूर्ण है तो सदैव आक्रमण का भय रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पाकिस्तान का उदाहरण भी बताया कि सदैव पाकिस्तान से आक्रमण का भय रहता है और आक्रमण होते भी रहते हैं। आप लोग सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। प्रथम श्रेणी में संयुक्त राज्य और कनाडा को रखा जा सकता है तथा द्वितीय श्रेणी में भारत पाकिस्तान एवं भारत चीन के संबंधों को। संयुक्त राज्य और कनाडा आपस में उनके मित्रतापूर्ण संबंध हैं और उन दोनों देशों ने एक लैटिट्यूड को, एक अक्षांश को अपनी सीमा रेखा बना रखा है, जिससे कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि उन्होंने आपस में उनमें कितनी मित्रता रही होगी। सापेक्षिक स्थिति के अंतर्गत केंद्रीय स्थिति, सीमांत स्थिति, श्रेणीबद्ध स्थिति, व्यापारिक मार्गों के संदर्भ में तथा विकास के स्तर के आधार पर भी विवेचन किया जाता है। उपरोक्त स्थिति के विभिन्न प्रकारों से संबंधित दो अन्य तथ्य विचारणीय हैं: अंतस्थ राज्य, बफर स्टेट, एवं सामरिक स्थिति, स्ट्रैटेजिक लोकेशन। अंतस्थ राज्य, बफर स्टेट। स्टूडेंट्स, बफर स्टेट का मतलब है कि दो राज्यों के बीच में स्थित एक कोई राज्य जो उन दोनों के बीच में एक तरह से मैत्री का काम कर सकता है या फिर दोनों पड़ोसियों की दो शक्तियों को वो पृथक कर सकता है। दो राज्यों के बीच में अंतस्थ राज्य। राज्यों की स्थिति के संदर्भ में एक विशेष स्थिति अंतस्थ राज्य की होती है। इस प्रकार के राज्य अपना अस्तित्व इसलिए बनाए रखते हैं कि वह दो शक्तिशाली पड़ोसियों को पृथक करते हैं। वास्तव में यह क्षेत्र संक्रांति क्षेत्र या जोन ऑफ ट्रांजिशन होते हैं, जहां दोनों ओर के राज्यों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विचारधाराओं का सम्मिश्रण देखा जाता है। क्रिस्टोफ ने इनका वर्णन करते हुए लिखा है, अंतस्थ राज्य अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पूर्णतः एक मशीनी माध्यम थे जो दो संभावित युद्धकर्ता राज्यों को पृथक करते रहे,
तथा उनके मध्य संघर्ष का काम करते रहे। इस प्रकार के राज्यों का अस्तित्व विश्व इतिहास में पर्याप्त मिलता है। ईरान, अफगानिस्तान तथा थाईलैंड 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के उदाहरण हैं। तीनों ही देश स्वतंत्र आंतरिक शक्ति से नहीं बने रहे, अपितु यह ब्रिटेन तथा पूर्व सोवियत संघ और ब्रिटेन तथा फ्रांस की शक्तियों को पृथक करते थे। इसी प्रकार का समझौता इथोपिया के संबंध में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के मध्य संपन्न हुआ। यदि अंतस्थ राज्य स्वयं को शिक्षित करने में सफल हो जाता है तो उसका अंतस्थ स्वरूप समाप्त हो जाता है। इसका मतलब वो स्वयं के ऊपर आत्मनिर्भरता उसमें आ जाती है। उसका यदि विकास हो जाता है तो उसको जो पड़ोसी राज्य हैं जिनकी वो अंतस्थता कर रहा है उसके ऊपर उसको डिपेंड नहीं करना पड़ता, इसलिए उसका अंतस्थ स्वरूप उस स्थिति में समाप्त हो जाता है। स्विट्जरलैंड अपनी प्राकृतिक सीमाओं में स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में सफल हुआ। इसको अंतस्थ राज्य कहना भूल होगी। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो अपनी इंडिपेंडेंस को उसने सदा कायम रखा है। उस चारों तरफ से जमीन से घिरे होने के बावजूद, अन्य देशों से घिरे होने के बावजूद उसने किन्हीं दो देशों के बीच में कभी भी अंतस्थता या मध्यस्थता नहीं की और वो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में सफल रहा है। अंतस्थ राज्य मात्र स्थिति का ही परिणाम नहीं है, अपितु उनकी स्वतंत्रता बनाए रखने की प्रवृत्ति का भी इसमें योग होता है। पूर्व सोवियत संघ ने पोलैंड से बुल्गारिया तक के राज्यों की श्रृंखला तैयार की जो पश्चिमी शक्तियों से पृथक करते हैं। उनका झुकाव पूर्व सोवियत संघ की ओर है। अफगानिस्तान, जो ब्रिटिश एवं सोवियत संघ के मध्य अंतस्थ राज्य की भूमिका निभा रहा था, आज सोवियत प्रभाव क्षेत्र में हो गया है, क्योंकि उसके दूसरी ओर विश्व शक्ति वाला देश नहीं है। अंतस्थ राज्य के लिए आवश्यक नहीं है कि वह स्थल आवृत ही हो। थाईलैंड, फिनलैंड, ईरान जो अंतस्थ राज्य रहे हैं, वे सागरी सीमा भी रखते हैं। सामरिक स्थिति, इस प्रकार की स्थिति से तात्पर्य है जिसका संबंध देश की सुरक्षा से हो। जिन पर देश की रक्षा निर्भर करती है। सामरिक स्थिति राजनीतिक शक्ति संतुलन एवं तकनीकी विकास के साथ परिवर्तित होती रहती है। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य की जीवन रेखा माल्टा, साइप्रस, सुएज, अदन आदि द्वीप थे जिनका सामरिक महत्व था। इसी प्रकार पनामा नहर बनने से पूर्व पॉकलैंड रीपर ब्रिटेन का अधिकार रखना इसी तथ्य का द्योतक है। वायु यातायात के विकास के साथ ही वर्तमान काल में सामरिक दृष्टि से आर्कटिक महासागर सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जो भी फ्लाइट्स होती हैं वो उनका जो शॉर्टेस्ट रूट होता है वो उत्तरी पोल के ऊपर से ही होता है, तो इसलिए सामरिक महत्व हो गया उसका। पहले वो हिममंडित था और वहां पर कोई जा नहीं पाता था, तो वो महत्वहीन था और आज वो महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का स्थिति के ऊपर लेक्चर। आपको समझ आया होगा। यदि इसमें कुछ टाइपिंग एरर्स हैं तो प्लीज़ आप उनको ध्यान देकर अपनी बुक से उनको कंफर्म कर लें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं। मैं इसके ऊपर आपको एक असाइनमेंट दूंगी, आप उस असाइनमेंट को करके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल सकते हैं। थैंक यू।